आज की वीडियो में हम बायोलॉजिकल डेटाबेसेस पे बात करेंगे। सो व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल डेटाबेस? बायोलॉजिकल डेटाबेस एक लार्ज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है डाटा की, जिसको हमने किसी भी सिस्टम की हेल्प से किसी सॉफ्टवेयर के साथ, कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर के साथ एसोसिएट किया होता है। और वो सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसकी हेल्प से हम जो डाटा है इसको अपडेट कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी है उसको एंटर कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से ही हम जो डाटा है इसको रिट्रीव भी कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर से। ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ डाटा। एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास बायोलॉजिकल डेटाबेसेस की, इनमें जो मोस्ट हैं दीज इंक्लूड जेनबैंक फ्रॉम एनसीबीआई। NCBI means National Center for Biotechnology Information, Swissport from the Swiss Institute of Bioinformatics, and PIR from Protein Information Resource. सो डेटाबेसेस जो हैं ये बेसिकली दो तरह की हो सकती हैं, प्राइमरी डेटाबेसेस और सेकेंडरी डेटाबेसेस। प्राइमरी डेटाबेसेस जो हैं ये बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है, डाटा जो है, इसको स्टोर करती हैं एंड मेक देम अवेलेबल टू द पब्लिक। ठीक है। और ये रिपोजिटरीज के तौर पे एक्ट करती हैं। सो एग्जांपल्स हमारे पास हैं ENA, जेनबैंक एंड DDBJ। ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं। इनमें हमारे पास जो डिफरेंट जीन्स हैं उनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है हमें अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज़ एरे एक्सप्रेस आर्काइव एंड जियो। इनमें हमारे पास फंक्शनल जीनोमिक्स डाटा होता है। फंक्शनल जीनोमिक्स जो है इसमें बेसिकली कोई भी जीन जो है इसका हम उसके रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है और जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, जीन प्रोडक्ट्स, उनके बारे में भी डाटा अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन डाटा बैंक, PDB। इसमें हमारे पास कोई भी प्रोटीन्स जो हैं इनके 3 डायमेंशनल जो मैक्रोमोलेकुलर स्ट्रक्चर्स हैं इनसे रेलिवेंट डाटा अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटाबेसेस। अब सेकेंडरी डेटाबेसेस जो हैं इनमें क्या होता है, डाटा को हम एक डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। जो डाटा हमारे पास प्राइमरी डेटाबेसेस में है उसको हम यूज़ करते हुए जो है डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को अरेंज कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेवेंट टू DNA और प्रोटीन्स और RNA। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दीज आर सेकेंडरी डेटाबेसेस। एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले इंटरप्रो। इंटरप्रो जो डेटाबेस है इसमें हमारे पास जो डिफरेंट प्रोटीन फैमिलीज़ हैं, उनके मोटिव्स हैं और डोमेन्स हैं, इनसे रेलिवेंट डाटा अवेलेबल होता है। अब मोटिव क्या होता है कि जैसे एक प्रोटीन है, इसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू फोल्डिंग और बॉन्ड्स, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ मोटिव। और जो एक प्रोटीन होती है इसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। ठीक है। सिंगल यूनिट भी हो सकती है और मल्टीपल यूनिट्स भी हो सकती हैं, जिनको हम डोमेन्स कहते हैं। जब हम प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो उनको हम जो यूनिट्स होती हैं इनको हम डोमेन्स कहते हैं। सिंगल डोमेन भी हो सकती है और 2-3 डोमेन, 4 डोमेन्स भी हो सकती हैं प्रोटीन के अंदर। ठीक है। तो इनसे रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज़ अवेलेबल एट इंटरप्रो। नेक्स्ट इज़ यूनिप्रॉट। इसमें हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं इनके सीक्वेंस और फंक्शनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सीक्वेंस मीन्स के जो प्रोटीन है इसके अंदर अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या है और इस प्रोटीन का जो फंक्शन है वो क्या है। नेक्स्ट इज़ एंसेंबल। इसमें हमारे पास जो जीनोम सीक्वेंस है उसमें वेरिएशन, उसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट किस तरीके से होती है, और होल जीनोम सीक्वेंसेस तक भी डाटा जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। मीन्स के जो बेसिक डाटा है उसके अंदर से हमने उसको जो रेलेवेंट डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट करके एक अलग से डाटाबेस बना दिया। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं दीज आर सेकेंडरी डेटाबेसेस। रॉ डाटा में से अरेंज्ड फॉर्म में डाटा जो है उसको डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में जो अरेंज कर लेना है, इसको हम कहते हैं दीज आर सेकेंडरी डेटाबेसेस। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटाबेसेस कि डेटाबेसेस जो हैं ये इंफॉर्मेशन के स्टोर हाउस के तौर पे एक्ट करती हैं। ठीक है। और इसमें हम डाटा को न सिर्फ स्टोर कर रहे होते हैं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर रहे होते हैं ताकि ईजिली हम इसको रिट्रीव भी कर सकें। नेक्स्ट, इट अलाउज नॉलेज डिस्कवरी। नॉलेज डिस्कवरी से क्या मुराद है कि हम जो पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, इसके दरमियान क्या कनेक्शन हैं, क्या लिंक्स हैं, इनको भी हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। जब एक ही जगह पे हमें एक ही अपना जो है रेलेवेंट टॉपिक, उससे रेलिवेंट हमें बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल होगा तो हमारा जो उसको देखने का पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। सो इट फैसिलिटेट्स द डिस्कवरी ऑफ न्यू बायोलॉजिकल इंसाइट्स फ्रॉम द रॉ डाटा।
नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटाबेसेस जो हैं ये मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट और जो रिसर्च कम्युनिटी है इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बिकॉज़ ये एक रेफरेंस लाइब्रेरी के तौर पे एक्ट करती हैं और इनसे उनको जो डिफरेंट जीन्स हैं और जीन प्रोडक्ट्स हैं उनसे रेलेवेंट डाटा अवेलेबल होता है और डिफरेंट केसेस जो हैं उनको सॉल्व करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो डेटाबेसेस हैं इनकी हेल्प से डाटा जो है इसकी इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग मींस कि हम उनको अरेंज करते हैं, जैसे इंडेक्स पेज आप बनाते हैं उसमें आप टेबल के फॉर्म में अपना जो डाटा होता है उसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से डाटा की इंडेक्सिंग करते हैं तो इसकी हेल्प से एक तो ये है कि रिट्रीवल बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, दूसरा डाटा रिडंडेंसी ख़त्म हो जाती है। रिडंडेंसी से मुराद ये है कि एक ही डाटाबेस के ऊपर एक डाटा टाइप जो है या डाटा जो है वो मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल हो, ठीक है, उसकी डिफरेंट कॉपीज़ अवेलेबल हों। तो जब आप ये इंडेक्सिंग कर लेते हैं इसकी वजह से क्या है कि या डाटा जो है इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं तो इसकी वजह से रिडंडेंसी जो है ये ख़त्म हो जाती है। So this was all about the biological databases and their importance.